ये जो वर्गीकरण है ये किसका है? ये डॉक्टर राम गोपाल शर्मा दिनेश का वर्गीकरण है। और कहाँ लिखते हैं वो हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है डॉक्टर नगेंद्र द्वारा, जिसका संपादन किया गया है। आप सबके पास लगभग वो किताब होती है, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता है हर स्टूडेंट के पास किताब मिल जाती है। बहुत बड़ा ग्रंथ है, डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित किया गया है, हिंदी साहित्य का इतिहास। उसके एक चैप्टर में डॉक्टर राम गोपाल शर्मा दिनेश आदिकाल की समूची सामग्री को 6 वर्गों में विभाजित करके लिखते हैं कि ये वर्ग है जिनमें आदिकालीन जो है साहित्य बंटा हुआ दिखाई देता है। कौन कौन से हैं ये 6 वर्ग? सिद्ध साहित्य या बौद्ध साहित्य। रीजन क्या है, दोनों को साथ में क्यों लिखा है इन्होंने? इसका कारण भी है, के पीछे कारण ये है कि बौद्ध धर्म से ही सिद्धों की शाखाएं या सिद्ध संप्रदाय का प्रवर्तन हुआ था। इस वजह से दिनेश जो है वो सिद्ध साहित्य और बौद्ध साहित्य को एक ही कैटेगरी में रखते हैं, अलग अलग नहीं रखते हैं। जैन साहित्य और रास साहित्य, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि एक तो है रासो और एक है रास। रास साहित्य या फागु साहित्य जो होता है वो जैन मुनियों की कवि परंपरा में दिखाई देता है। इस चीज को ध्यान में रखिए। फागु काव्य और रास काव्य किसके यहाँ पर मिलता है? जैन मुनियों के। और रासो साहित्य कहाँ मिलता है? दरबारी कवियों के यहाँ पर। और अधिकांशतः दरबारी साहित्य रचने वाले और रासो साहित्य रचने वाले लोग चारण या भाट हुआ करते थे। जैसे चंद बरदाई क्या है? भाट है, ये ध्यान रखना। चंद बरदाई भट्ट थे, भाट थे। जैन या रास साहित्य दूसरा प्रकार है जिसमें काफी ज्यादा संख्या में जो है साहित्य मिलता है आदिकाल में। फिर इसके बाद नाथ साहित्य है। नाथों की भाषा और सिद्धों की भाषा अपने आप में अलग है, फिर भी अपभ्रंश की श्रेणी में इनको रखा जा सकता है। फिर है रासो साहित्य या चारण साहित्य। इसके पीछे ये कारण है, रासो लिखने वाले अधिकांश कवि कौन थे? चारण या भाट। इसलिए रासो साहित्य को और चारण या भाट साहित्य को एक श्रेणी में रखते हैं डॉक्टर राम गोपाल शर्मा। फिर लौकिक साहित्य है। ये ऐसा साहित्य है जो जन भाषा में लिखा गया, इसकी वास्तव में तो कोई भाषा है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये अधिकांशतः बोलियों के रूप में सामने आता है। अलग अलग कवियों के द्वारा अलग अलग बोलियों का इस्तेमाल करते हुए जो है ये लौकिक साहित्य लिखा गया है। दूसरा, इसके पीछे एक और तर्क ये भी है कि जो लौकिक साहित्य आदिकाल का है इसकी वास्तविकता से कोई लेना देना है ही नहीं। जहां पर रासो साहित्य इतिवृत्तात्मक है, वहीं पर लौकिक साहित्य में लगभग कल्पना का ही पुट है, उसमें वास्तविकता बहुत कम है। और ये लौकिक साहित्य जो है ये ऐसा साहित्य था जो गीतों के रूप में, उदाहरण के लिए बच्चे का जन्म हुआ और बच्चे के जन्म के अवसर पर जो गीत गाए जाते हैं, लड़की की शादी हुई उसको विदाई कर रहे हैं उसकी, तो उस समय जो गीत गाए जाते हैं। फसलें कट रही है उस समय जो गीत गाए जाते हैं। होली का त्यौहार है तो उस समय जो गीत गाए जाते हैं। दीपावली, और नॉर्मली आपने एक प्रथा, एक परंपरा देखी होगी, हरजस की परंपरा ना, ये उस समय ज्यादा थी क्योंकि महिलाओं के पास उस समय एंटरटेनमेंट का इतना बड़ा कोई सोर्स नहीं था। तो वो क्या करती थी, नॉर्मली जो उज्जवल पक्ष होता है 15 दिन जब चंद्रमा निकलता है, उन 15 दिनों में रात में बैठ करके भोजन के बाद भगवान के भजन इत्यादि किया करती थी। उसको क्या बोला जाता था? हरजस करना। और ये हरजस जो हुआ करते थे, ये यहाँ का जो साहित्य है, मतलब आप समझ सकते हैं धार्मिक साहित्य जो भी रहा है, इस धार्मिक साहित्य या रासो साहित्य से बिगाड़ करके, इसमें सुधार करके, अपने तरीके से इसका इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि महिलाएं मान लो कहीं से सुना उसने कोई रचना का कथानक सुना, उस कथानक के आधार पे वो अपने ही तरीके के, जिसमें कोई छंद विधान वगैरह नहीं हुआ करता था बेसिकली, अपने ही तरीके से उस बात को गाते हुए कहती थी, उस बात को एक लयात्मक ढंग से प्रस्तुति करती थी। वही क्या बन गए थे? धीरे धीरे हरजस बनते गए। ये लौकिक साहित्य जो है इसमें छंद विधान का इतना ज्यादा ध्यान नहीं रखा गया, अलंकारों का ध्यान नहीं रखा गया, भाषा का ध्यान नहीं रखा गया, व्याकरण का ध्यान नहीं रखा गया। ये स्वतंत्र साहित्य था, मुक्त साहित्य था, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में मिलता है।
आज भी जो महिलाएं भजन इत्यादि करती हैं, हरजस इत्यादि करती हैं, तो उसके जो है सूत्र यहाँ से मिलते हैं आदिकालीन लौकिक साहित्य से। फिर एक नई तरह का साहित्य सामने आ रहा था, और मैंने पहले भी इसके बारे में बताया था कि चंपू काव्य का उदय धीरे धीरे होने लगा। चंपू काव्य का अर्थ क्या है? ऐसा साहित्य जिसमें पद्य के साथ साथ गद्य का इस्तेमाल भी किया जाता था। क्यों किया जाता था? इसका भी आपको एक तर्क बताया था। ब्रैकेट शैली का इस्तेमाल अब कवि लोग करने लगे थे। उन लोगों ने रम्मत वगैरह, ख्याल वगैरह, ऐसे कई सारे जो है विधाएं जिनमें साहित्य को प्रस्तुत किया जाता था। जैसे आज के समय में हम साहित्य को सिनेमा के तौर पे जो है प्रस्तुत कर सकते हैं, सिनेमा को एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हुए, रेडियो को एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हुए। उस समय में रम्मत, नौटंकी, नाटक इत्यादि के द्वारा साहित्य को लोगों के सामने रखा जाता था, रिप्रेजेंट करने की कोशिश की जाती थी। तो बात को सरल तरीके से समझाने के लिए चंपू काव्य का इस्तेमाल होना शुरू हुआ था। जो पद्यात्मक कृतियां थी उसमें बीच बीच में थोड़ा थोड़ा अर्थ समझाने के लिए या उस दृश्य को एकदम साफ करने के लिए कि हाँ, यहाँ पर हम क्या कहना चाहते हैं या रचनाकार क्या कहना चाहते हैं, इस बात को साफ करने के लिए क्या किया जाता था? पद्य के साथ साथ गद्य का इस्तेमाल करने लगे थे कवि। और ये लौकिक साहित्य में ज़्यादा इस्तेमाल हुआ करता था। बात को अर्थ द्वारा स्पष्ट करते हुए वो अपनी जो है रचना को प्रस्तुत करता था कवि या रचनाकार। इस तरीके से राम गोपाल शर्मा दिनेश के द्वारा आदिकालीन साहित्यिक सामग्री को इन 6 अलग अलग वर्गों में, अलग अलग भागों में विभाजित किया जाता है। सिद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य जिसमें रास साहित्य या फागु साहित्य मिलता है, नाथ साहित्य जिसमें आपको नाथों की रचनाएं मिलती है, रासो या चारण साहित्य, चारण भाट साहित्य, लौकिक साहित्य और गद्य साहित्य जिसके उदाहरण चंपू काव्य के तौर पे आपको मिलते हैं। क्लियर? यहां तक कोई समस्या, कोई किसी को? सर, हाँ, ये जो रामलीला में रामायण की कथा सुनाई जाती है उसमें भी चंपू काव्य का इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल किया जैसे जाता है। गद्य पद्य का। हाँ, जब ना, वो जो बीच में कुछ कथा भी सुनाते हैं और फिर शायद छंद या पद भी सुनाते हैं। बिल्कुल एग्जैक्ट सही है। और इसका प्रयोग लोक में ज्यादा होता था। मैं कह रहा हूँ ना, जब आदिकालीन दरबारी साहित्य जहाँ पर जो है अपनी रचना को पद्य के रूप में प्रस्तुत करता था, तो जो लोग इस रचना के पद्य को समझ सकने में असमर्थ थे, उनको दिक्कत आ रही थी अर्थ समझने में। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे लोग इतने विद्वान हो, इतने इंटेलिजेंट हो। सामान्य लोग जो हुआ करते थे समाज के, वो उस अर्थ को ठीक ढंग से कैच नहीं कर पाते थे। ऐसी स्थिति में क्या होता था? उसको समझाने के लिए या तुक जोड़ने के लिए क्या किया जाता था? उस बात के बीच में नट नटी संवाद डाला जाता था, या फिर सुख सुखी संवाद, या फिर शिव पार्वती बन के एक जोड़ा रहता था, वो उस बात को समझाता था, उस कहानी को थोड़ा बहुत समझाता था आपस में संवाद करके। संवाद करने का सीधा सा अर्थ क्या हो गया? पद्य में संवाद नहीं करते थे वो लोग गद्य में संवाद करते। सर, अभी के समय में भी चंपू काव्य की पद्धति चल रही है कुछ? इस्तेमाल होती है, बिल्कुल होती है। जैसे नाटकों में आजकल के जो गीति नाट्य है ना, उनमें चंपू काव्य के द्वारा, चंपू काव्य के अलावा संभव ही नहीं है। आज के जो गीति नाट्य हैं, आधुनिक काल के जो गीति नाट्य है, उसमें जरूरी बन जाता है कि वो है ना पद्य के साथ साथ गद्य का इस्तेमाल करे। अन्यथा लोगों की जो कविता समझने की शक्ति है वो धीरे धीरे कम कम होती जा रही है। उस वजह से उनको समझाना पड़ता है। कविता में भी इवन यहाँ तक सिंपल से सिंपल कविता में आपको रघुवीर साय की कविताएं बड़े आराम से समझ में आ जाती है, लेकिन फिर भी रघुवीर साय को इस्तेमाल करनी पड़ती है कविता में ब्रैकेट से, बात को और ज्यादा क्लियर करने के लिए, बात को एकदम स्पष्ट करने के लिए। और किसी को कोई